अरमान हर रोज़ शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता था और तकरीबन शाम के 6-7 बजे तक वापस भी आ जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वो खेलने तो गया था लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आया। तो आखिर क्या हुआ था अरमान के साथ? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज की यह कहानी है अबोहर के रहने वाले अरमान संधू की। अरमान संधू सिर्फ 12 साल का था। पंजाब के अबोहर में एक इलाका है नई आबादी नाम से। ये वहीं उस इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। अरमान के परिवार में उसके पिता जो कि एक फाइनेंसर थे और उनकी जो कि एक हाउसवाइफ थी, उनके साथ रहता था। अरमान वहीं अबोहर के डीएवी स्कूल में पढ़ता था और ये दिन था 17 अक्टूबर 2019। अरमान रोज़ की तरह स्कूल से वापस आने के बाद अपना होमवर्क ख़त्म करके अपनी मम्मी को ये बोलकर कि मम्मी मैं खेलने बाहर जा रहा हूँ, अपने घर से निकल गया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने कहीं दूर नहीं जाता था, बल्कि वहीं अपने घर के बाहर गली में ही खेलता था। अरमान अरमान और उसके दोस्त उस दिन भी वहीं गली में ही खेल रहे थे और जब वो लोग वहाँ खेल रहे थे तो वहाँ बाइक पर एक आदमी आता है। वो थोड़ी दूर अपनी बाइक खड़ी करता है और अरमान को उसका नाम लेकर आवाज़ देता है। अरमान अपना नाम सुन के उस आदमी के पास उसकी बात सुनने के लिए जाता है और थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त देखते हैं कि अरमान एक बॉक्स पकड़कर उस आदमी के पीछे ही बाइक पर बैठ गया था और वो लोग वहाँ से निकल गए थे। ये देखकर उसके दोस्तों को लगता है कि शायद वो आदमी उसकी जान पहचान का होगा, इसीलिए वो उसके साथ बाइक पर बैठकर चला गया। खैर वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपना खेलने में दोबारा मस्त हो जाते हैं। जैसे ही 7 बजते हैं वो लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन अरमान अपने घर नहीं लौटता और ये देखकर उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गली में देखने आते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद वो अरमान के दोस्तों के घर जाकर उनसे अरमान के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अरमान तो किसी बाइक वाले के साथ बैठकर कहीं चला गया था और उन्हें लगा कि वो शायद घर लौट आया होगा। लेकिन ये सुनकर उनके परिवार वालों को चिंता होने लगती है और वो अरमान को वहीं इलाके में ही ढूंढना शुरू करते हैं। अरमान के माँ बाप के साथ साथ उनके इलाके के और भी लोग उसे ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चलते हैं। लेकिन जब कुछ घंटे बीत जाते हैं और अरमान नहीं मिलता तो पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस भी अरमान को ढूंढने में पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस इलाके में अरमान कहीं भी नहीं मिलता और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही पुलिस उस इलाके में मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है कि शायद उनमें से कोई सुराग मिल जाए और उन्हीं में कुछ सीसीटीवी कैमरास में अरमान बाइक पर एक आदमी के पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास में उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक तरीके से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। दूसरी ओर अरमान के घर वालों की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि कल रात से उनके बेटे का कुछ अता पता नहीं। और इसी दौरान में एक दिन एक रिक्शा वाला अरमान के पिता के पास आता है और उन्हें एक बॉक्स देकर चला जाता है। इस बॉक्स के अंदर 2 ईंटें थी और एक चिट्ठी थी, जिस चिट्ठी में अरमान के किडनैप होने की बात लिखी थी। ये चिट्ठी किडनैपर्स ने भेजी थी और इसमें लिखा था कि अगर वो अपने बेटे को सही सलामत वापस चाहते हैं तो वो उन्हें नीचे दी गई फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज। उन्हें कितनी फिरौती चाहिए और पैसे कहाँ लेकर आने हैं, ये सब वो लोग फेसबुक मैसेजेस के ज़रिए बताएंगे। ये देखकर अरमान के पिता जल्दी से उस आईडी पर उस आईडी पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और 3 दिन बाद वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अरमान के पिता पेशे से एक फाइनेंसर हैं और वो आसानी से इतने पैसे दे सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सबूत के तौर पर उन्होंने अरमान के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी भेजे थे जिनमें उसके हाथ पैर बंधे हुए दिखाई दे रहे थे और वो अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे जल्दी से वहाँ से छुड़ा लें। ये देखने के बाद अरमान के पिता का दिल पसीज जाता है और वो अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें जगह पूछते हैं कि वो पैसे लेके कहाँ आए और वो उन्हें एक जगह बता भी देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पैसे लेकर पहुँचते हैं तो किडनैपर्स में से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आता और उन्हें खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार होता है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि किडनैपर्स को पहले ही ये भनक लग जाती थी कि अरमान के पिता के साथ पुलिस आई है और पुलिस को भी ये बात जानकर ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो इस सब में अरमान के पिता का कोई जानने वाला ही शामिल है, जिसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और वो किडनैपर्स को या तो इन्फॉर्म कर देता है
या फिर उसने खुद ही अरमान को किडनैप करके कहीं रखा हुआ है। और इसके बाद पुलिस चौकन्ना हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर समय तेज़ी से निकलता जा रहा था। अब 15-20 दिन हो चुके थे अरमान को गायब, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इसीलिए लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और देखते ही देखते पूरे शहर में धरने लगने शुरू हो जाते हैं और पुलिस पर प्रेशर बनने लग ये केस पुलिस के बड़े अफसरों को सौंप दिया जाता है। और वो जब इस केस को शुरू से जांचना शुरू करते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके पास किडनैपर्स के ख़िलाफ़ उस फेसबुक आईडी के अलावा और कुछ भी नहीं है और उनके पास अब उन्हें ढूंढने का बस एक वही ज़रिया है, उनकी फ़ेसबुक आईडी। और इसके लिए वो मदद लेते हैं अमेरिका के फ़ेसबुक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की। और वो उनसे ये मदद लेते हैं कि वो उन्हें इस आईडी की लोकेशन पता करके बताएं। वो उन किडनैपर्स को मैसेजेस में उलझा कर रखते हैं, उन्हें ऑनलाइन रखते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक होने में कोई दिक्कत ना। और इसी दौरान किडनैपर्स को 7 घंटे तक ऑनलाइन रखने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है। अब जैसे ही पुलिस के हाथ उनकी लोकेशन लगती है वो तुरंत वहाँ निकल जाते हैं और वहाँ उस जगह से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। यही लोग थे जो अरमान के पिता को अब तक ये सब मैसेजेस कर रहे थे। उन दोनों की पहचान करने के लिए अरमान के पिता को बुलाया जाता है और जैसे वो इन दोनों को देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरमान के पिता ना इन दोनों को अच्छे तरीके से जानते थे बल्कि अच्छे से पहचानते भी थे, क्योंकि ये दोनों लोग उन्हीं के दोस्त थे और इतने गहरे दोस्त थे कि अब तक अरमान को ढूंढने के लिए जहाँ जहाँ पर धरने लगाए जा रहे थे, जहाँ जहाँ पूरा परिवार पागलों की तरह उसे खोज रहा था, उस हर एक खोज में, उस हर एक काम में ये दोनों भी उनके साथ साथ ही थे। और इसीलिए इन्हें हर बार पता चल जाता था कि अरमान के पिता के साथ पुलिस आई है फिरौती देने के लिए, और इसीलिए अब तक बचते रहे थे। लेकिन सवाल अब ये था कि इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? आखिर इन्होंने अरमान को अगवा क्यों किया? और सबसे ज़रूरी बात कि अरमान कहाँ था? इसके बाद पुलिस सुनील और पवन उन दोनों किडनैपर्स से अच्छे से पूछताछ करती है कि आखिर उन्होंने अरमान को छिपाकर कहाँ रखा है। तो वो अरमान की किडनैपिंग की सारी कहानी उनके सामने रख देते हैं। दरअसल बात ये थी कि सुनील ने अरमान के पिता से 30-40 लाख रुपए लिए थे ब्याज पे अपना एक बिज़नेस चलाने के लिए, और इसके साथ साथ पवन ने भी उनसे तकरीबन 2.5 लाख रुपए ले रखे थे। लेकिन हुआ ये कि सुनील का वो बिज़नेस कुछ खास चला नहीं और उनके पास अब देने के लिए पैसे थे नहीं। तो वो दोनों मिलकर ये तरकीब सोचने लगे कि आखिरकार वो ऐसा क्या करें कि उनके पास बहुत से पैसे आ जाएं और वो अपना कर्ज भी चुका सकें और उनके पास भी बहुत सा पैसा बच जाए कि जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से काट सकें। और आखिरकार उन्होंने अंत में उसी दोस्त बलजिंदर फाइनेंसर के बेटे को किडनैप करने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि उससे वो मोटी रकम निकलवा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने अरमान की किडनैपिंग से ठीक 3-4 महीने पहले ही उसकी किडनैपिंग की योजना बनानी शुरू कर दी। और इसी सिलसिले में उन्होंने सीतो रोड पर एक मकान भी किराए पे लिया जहां पर वो अरमान को किडनैप करने के बाद छुपा के रखेंगे। और 17 अक्टूबर को आखिरकार उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने की सोची। जब उनमें से सुनील बाइक पर आता है और अरमान को आवाज़ देता है, जब अरमान उसके पास आता है तो उसे पहचान लेता है। वो अरमान से कहता है कि उसके पास ये भारी बक्सा है, वो उसे उठाकर बाइक पे नहीं जा सकता, तो वो क्या उसकी मदद कर सकता है। और इतनी बात सुनकर ही अरमान उसके पीछे वो बक्सा लेकर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद पवन वहीं कार लेकर खड़ा था। इसके बाद वो तीनों कार में बैठ गए। अरमान को अब तक उन पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था क्योंकि इन दोनों को वो अच्छे से जानता था। इसके बाद वो कार को सीतो रोड पर उसी किराए के घर में ले गए जिसे उन्होंने पहले से किराए पर ले रखा था। और उस घर में जाने के बाद इन्होंने अरमान से कहा कि तुम्हारा किडनैप हो चुका है। लेकिन इनकी ये बात सुनने के बाद उसने इन पे विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अरमान को भी समझ आ गया था कि ये मजाक नहीं हो रहा था और वो उनके जाल में फंस चुका था। इसके बाद वो अरमान के हाथ पैर बांधते हैं और उसका मुंह भी बांधते हैं क्योंकि वो बहुत रो रहा था। इसके बाद वो उसे जान से मारने की धमकी देके फ़ोटोज़ बनाते हैं जिसमें कि अरमान ये कह रहा था अपने पिता से कि वो उन्हें पैसे दे दें। और वो ऐसे ही तकरीबन 20-25 वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकलाते हैं। और ऐसा इसलिए ताकि वो इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बाद में इस्तेमाल कर सकें। और ऐसा ही हुआ भी। उन्होंने फ़ेसबुक में अरमान के पिता को उसकी बहुत सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भेजी थी फिरौती मांगने के लिए, और वो सब यही थी जो उन्होंने उस वक्त खींची थी। तो सवाल ये था कि आखिर अरमान है कहाँ। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की सख्ती से तो आखिरकार उन्होंने पूरा सच उगल दिया। उन्होंने कहा कि अरमान अब इस दुनिया में नहीं है।
उन्होंने अरमान की उसी दिन हत्या कर दी थी जिस दिन उसका किडनैप किया था। दरअसल उस दिन उन्होंने इसीलिए उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाल कर रखे थे ताकि वो उसे टाइम आने पर इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो इतने दिनों तक अरमान को ज़िंदा नहीं रख सकते थे। अगर वो कहीं भाग जाता तो। और वैसे भी अरमान उन दोनों को अच्छे से जानता था, तो उसे ज़िंदा छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ऐसे हालात में वो दोनों ही आसानी से पकड़े जाते। इसीलिए उन्होंने अरमान की किडनैपिंग के साथ साथ ही उसके मर्डर का भी प्लान पहले से ही बना के रखा था। और उसे मारने के बाद उन्होंने और में ही मलोट रोड के पास एक ओवरब्रिज के नीचे अरमान की लाश को दफना दिया। और उसके बाद अरमान के परिवार के साथ अरमान को ढूंढने का नाटक करने लगे। अब जैसे ही अरमान की मौत की खबर उसके परिवार वालों को बताई गई तो उनकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि अरमान उनका इकलौता बेटा था। अरमान की हत्या के ठीक 36 दिन बाद उसके शव को मलोट ओवरब्रिज के पास से निकाला गया और उसके परिवारजनों को सौंपा गया। सभी भी कोर्ट में ही चल रहा है और ना जाने और कितने सालों तक चलता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार उन दोनों को हासिल क्या हुआ उस मासूम बच्चे की हत्या करके। उन्होंने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी और अरमान के पूरे परिवार की भी। खैर, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक कीजिएगा।